गुड आफ्टरनून एवरीवन, प्लीज कंफर्म मेरी आवाज क्लियर है आपको? थैंक यू। स्टार्ट करते हैं हॉब्स। थैंक यू एवरीवन। आई होप मेरी आवाज क्लियर होगी आपको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्या हुआ? यस, थॉमस हॉब्स 1588 से लेकर 1679। देखिए, अभी तक हम एंशिएंट ग्रीस यानी कि एरिस्टोटल, प्लेटो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम इटली वाले एरिया में गए जहां पर हमने मैकियावेली को डिस्कस किया। यानी कि आइडियलिज्म से प्रैग्मेटिज्म और प्रैग्मेटिज्म से रियलिज्म में हम आए थे। लेकिन अभी भी हम मिडीवल और मॉडर्न टाइम के बीच में थे, ट्रांजिशनल एज में थे। हॉब्स को कहा जाता है कि फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। क्यों कहा जाता है भाई? वाज इट जस्ट बिकॉज ही वाज बोर्न इन अ मॉडर्न टाइम एंड ही वाज गिविंग पॉलिटिकल आइडियाज? नहीं, कुछ तो खास इन्होंने किया होगा, यानी कि मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट इनके व्यूज में दिखे, ऐसा कुछ इन्होंने कहा होगा। एक अलग से क्वेश्चन भी है, कैसे ऑस्टिन और हॉब्स को कंपेयर किया जाता है कि व्हाई ऑस्टिन वाज नॉट कॉल्ड। ओके, चैट प्राइवेट करनी है, ठीक है। यस, डन। आई थिंक अभी आप फोकस कर पा रहे होंगे, राइट? ठीक है, चलिए अब आप यहां पर फोकस करिएगा, हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं इस क्लास का स्ट्रक्चर आपको बता दूं। यस, इंपॉर्टेंस, ब्रीफ बैकग्राउंड, कंट्रोवर्सी, बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन, वर्क, मैथोलॉजी, कंसर्न, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स फोकस। थॉमस हॉब्स। ब्रिटेन, स्पेसिफिकली इंग्लैंड का एक छोटा सा टाउन था जहां से बिलोंग करते थे। क्योंकि आपको पता है ना कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, देयर अदर लोकेशंस एज वेल। थॉमस हॉब्स। हॉब्स अपने आप को साइंटिफिक थिंकर कहते थे। साइंटिफिक। हॉब्स को मेटेरियलिस्ट भी कहा जाता है। मैं इनकी पूरी स्टोरी में जाऊंगा, पहले मैं कुछ कीवर्ड्स लिख रहा हूं यहां पर, फिर इनके बैकग्राउंड में जाऊंगा, क्या चल रहा था इनके टाइम में, क्यों ये थिंकर बने, और फिर इन कीवर्ड से कनेक्ट करेंगे। साइंटिफिक, मेटेरियलिस्ट, डायरेक्ट जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, इंडिविजुअलिस्ट, ग्रेटेस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर, तो जब भी हॉब्स पे आंसर लिखने को आएगा तो हमें यार इन कीवर्ड्स के अराउंड नॉलेज होनी चाहिए। डायरेक्ट भी आ जाता है, और अगर डायरेक्ट इस पे नहीं आया, एग्जैक्टली थ्योरी पे आया है, तो उसमें हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हॉब्स के टाइम में चलते हैं। क्या चल रहा था हॉब्स के टाइम में? व्हेन हॉब वाज बोर्न, व्हेन हॉब वाज ग्रोइंग अप। हॉब्स का एक स्टेटमेंट है, आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर। क्या मतलब हुआ इसका? आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर। सोचो ये डायलॉग आप यूज कर दो किसी के साथ, आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर, क्या मतलब होगा इसका? गेस करिए आप।
कुछ धमकी दे रहे हैं क्या? क्यों उन्होंने ये स्टेटमेंट यूज करी? कोई कह रहा है फियरलेस हैं, कोई कह रहा है फियरफुल हैं। Why Hobbes gave this statement? I and fear were born together. ठीक है, एक स्टूडेंट कह रहे हैं, अनिरुद्ध कह रहे हैं कि केजीएफ का डायलॉग लग रहा है सर। पीयूष कह रहे हैं कि स्केरी टाइम्स लग रहा है। आपने ठीक बताया। एक्चुअली इनके टाइम में व्हेन ही वाज बॉर्न, स्पेनिश आर्मडा कहा जाता है कि ब्रिटेन की तरफ आ रहा था। आर्मडा समझते हो? बस स्पेन का एक नेवल शिप्स का ग्रुप ब्रिटेन की तरफ आ रहा था अटैक करने के लिए। When he was born and when he was growing up, तो he saw turbulent times of England. एक तो बाहर से अटैक की प्रॉब्लम, दूसरा घर के अंदर क्राइसिस था, सिविल वॉर चल रहे थे। आप कहेंगे सिविल वॉर कैसा? बताता हूं। तो देखो ये तो बाहर से प्रॉब्लम थी, फिर अंदर आपके सिविल वॉर जैसी सिचुएशन, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन से इतने ज्यादा इंपैक्टेड हुए वो कि उनके कोर आइडियाज कहीं ना कहीं इस समय के डर से रिलेट करते हैं। उनकी मोस्ट फेमस जो बुक है वो तो लेवियाथन है, जिसको हम यहाँ पर कोट करते हैं। वैसे उन्होंने इसके अलावा एक बुक बेहमौत भी लिखी है, द लॉन्ग पार्लियामेंट। बेहमौत, द लॉन्ग पार्लियामेंट। बेहमौत एक्चुअली वो इंग्लिश सिविल वॉर्स की ही स्टडी है। एक डेकाइव लिखी है, मतलब 3 फेमस बुक हैं, डी डेकाइव। उसमें मोनार्की के मतलब मोनार्की एज अ गवर्नमेंट सिस्टम वो इसको सपोर्ट करते आए हैं, तो उसके बारे में उन्होंने बुक लिखी है। तो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन थी। क्या हो रहा था बताता हूँ, देखो इंटरेस्टिंग है। क्या फियर चल रहा था वहां पर? ब्रिटेन में एक ग्रुप तो था जो रॉयलिस्ट थे। रॉयलिस्ट का मतलब है जो क्राउन को सपोर्ट करते थे कि हाँ क्राउन के अंडर ही हम रहेंगे। दूसरे कुछ थे एंटी रॉयलिस्ट, जो क्राउन के खिलाफ थे, एंटी रॉयलिस्ट। एक और ग्रुप था, ये थे कैथोलिक्स। धर्म की लड़ाई अलग चल रही थी, वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स। तो यानी कि देश ही डिवाइडेड था। ये क्राउन के सपोर्ट में, क्राउन को हटाकर वहां पर डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। ये कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं, क्रिश्चियनिटी के। ये प्रोटेस्टेंट्स हैं, आपस में मारकाट चल रही है। प्लस हॉब्स वाज बोर्न प्रीमेच्योरली। अगर प्रीमेच्योरली बोर्न हुए थे तो आपको नहीं लगता यार उनकी तो जैसे ही उनकी बर्थ थी, यहाँ तो बर्थ से उनकी लाइफ में स्ट्रगल था। क्योंकि अगर कोई प्रीमेच्योर बेबी होता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब अब तो खैर टेक्नोलॉजी आ गई, उसको इनक्यूबेटर में रख के मतलब रिवाइव किया जाता है, मतलब इंक्यूबेट किया जाता है। बच्चों का आईसीयू होता है अलग से, बट यहाँ तो प्रॉब्लम थी, राइट। तो एक तरफ ये भी कहा जाता है कि वो प्रीमेच्योरली बॉर्न पता है क्यों हुए थे? क्योंकि ऐसा डर का माहौल बना हुआ था उस समय ब्रिटेन में कि उनकी जो मदर थी, उन्होंने डर में एक्चुअली अर्ली डिलीवरी कर दी थी। तो तभी उन्होंने वर्ड यूज किया था, आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर। बर्थ से ही डर जुड़ा हुआ था। मदर ने डर में डिलीवरी कर दी जल्दी, हेल्थ क्राइसिस हो गया। दूसरा बाहर से भी डर, स्पेनिश आर्मडा का अटैक, और फिर उन्होंने आगे जाके अंदर भी ये सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस को बढ़ते हुए देखा। और पता है इसके बाद एंटी रॉयलिस्ट जीत भी गए थे, यानी कि जो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। और उस समय ब्रिटिश क्राउन के जो हेड थे, मतलब जो किंग थे, उनको लोगों ने सड़क पर लाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। ये ब्रिटिश जो क्राउन है उसका देखो हिस्ट्री कितनी डेडली है। लोगों ने सर धड़ से अलग कर दिया। और उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ डेमोक्रेसी का, यानी कि डेमोक्रेसी आई, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, लेकिन वो डेमोक्रेसी का सिस्टम फेल हो गया क्योंकि जो रॉयलिस्ट थे वो नहीं चाहते थे कि वो सक्सेसफुल हो। प्लस यहां पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम लाए उसके लिए पॉपुलर सपोर्ट भी नहीं आ पाया। उसका रीजन था क्योंकि कोई गवर्नमेंट सिस्टम तभी चल पाएगा जब लोगों की सहमति उसको लेकर हो।
लेकिन जो क्राउन है वो तो कस्टमरी, रिलीजियस, अपनी अथॉरिटी एंजॉय करता आया था। यानी कि ब्रिटेन के बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी थे जो राजा के राज को ही सही मानते थे। उनका मानना था कि राजा को रखा गया हमारे ऊपर एज डिवाइन राइट्स, मतलब राजा, द किंग इज हैविंग डिवाइन राइट्स। गॉड वांटेड अस टू बी रूल्ड बाय किंग, तो किंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। एंड इफ सम पीपल केम टुगेदर who are saying that they are anti-royalists, they are Democrats, and they're going to lead to a new Britain, they have killed this king, then they have committed a sin. And if you have committed a sin and other people are bystanders, then God is not going to forgive the people of Britain. एक ऐसा माहौल उस देश में बना हुआ था, क्राइसिस वाली सिचुएशन थी। तो वहां पर फिर डेमोक्रेसी भी फेल हो गई। दोबारा से फिर मोनार्की ने ही अपने हाथों में कंट्रोल लिया, तो यानी कि रॉयलिस्ट दोबारा जीत गए, मोनार्की के पास कंट्रोल आ गया। तो ये जो आपको मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं, कहानी चल रही है, इसमें यंग हॉब्स ग्रो हो रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि यार प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, यार इससे बड़ी तो कोई प्रायोरिटी होनी नहीं चाहिए। यहां जिंदगी बचा लें वही बड़ी बात है। ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन है। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपसे कहा जाए कि यार आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, तो शायद आप में से कई लोग कहेंगे यार मुझे ना सर सिविल सर्विस एग्जाम जल्दी से क्रैक करना है और सेटल होना है लाइफ में, है ना, पावर एंड अदर फैसिलिटीज वो सब चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा गाजा में है, जहां पर वो देख रहा है पता नहीं कब मिसाइल आ जाए, कब यहाँ पर वॉर हो जाए, या जब सिविल वॉर वाली जो सिचुएशन जहां पर भी होती है, जैसे सीरिया में थी, राइट, जहां भी होती है, तो पॉइंट है कि वहां पर पहला एक्चुअली जो बात दिमाग में आएगा कि यार जिंदा रह जाए, स्टेबिलिटी हो जाए, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ सबसे बड़ा कंसर्न होगा कि नहीं होगा। यहाँ तो प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ फिर भी आपको पता है, ठीक है प्रायोरिटी तो है, लेकिन ठीक है लाइफ तो प्रिजर्व रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर तो है, ऐसी रैंडमली तो कुछ नहीं हो जाएगा, ऑल्दो यू आर गोइंग टू बी कॉन्शियस। बट उनके लिए जो क्राइसिस में होते हैं, उनके लिए प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, बाकी चीजें सब बाद में। वो कॉन्शियसली उसी पर अपने आइडियाज को शेप करते हैं। ऐसा ही कुछ हॉब्स के साथ हो रहा था, राइट। अब कैसे हो प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, तो उन्होंने क्या देखा, सिविल वॉर, सिविल वॉर में क्याओस, और क्याओस में लाइफ वाज शॉर्ट, ब्रूटिश, पीपल, लोगों का कैसा चेहरा उन्होंने देखा, क्रूअल। तो एक बात समझ में आ गई कि हमें यहां पर लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करना है, यहां पर स्टेबिलिटी लानी है। ये सबसे बड़ा कंसर्न था हॉब्स का, इस वजह से वो पॉलिटिकल थिंकर बने। अब भाई करा क्या उन्होंने, कहा क्या उन्होंने, देखिए स्ट्रक्चर में बताऊं तो ब्रीफ बैकग्राउंड तो जाना, अब कंट्रोवर्सी एंड फिर इससे कनेक्ट करते हुए चलते हैं। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हॉब्स ने एक बुक लिखी, लेवियाथन। आपको पता है लेवियाथन का मतलब क्या होता है? लेवियाथन एक्चुअली एक मिथिकल ऑर्गेनिज्म है, समुद्री राक्षस लेवियाथन। तो ये माना जाता था कि यार लेवियाथन एक मिथिकल फिगर है और जिसके पास ट्रेमेंडस पावर है। अब आप लोकेशन देखें ना, ब्रिटेन, नेवी, इंग्लिश चैनल कनेक्टिंग ब्रिटेन टू यूरोप, और वहां पर ब्रिटेन का सर्वाइवल, ब्रिटेन का जो एक्सपेंशन है, दैट वाज कनेक्टेड टू नेवल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोरेशन। तो उसी से जुड़ी कई स्टोरीज बनती रहती थी। तो एक स्टोरी थी लेवियाथन। अब ऐसा नहीं कि इसमें विश्वास करते थे, ये तो केवल उन्होंने, क्योंकि आप उस सिंबल का इस्तेमाल करते हो जिसको लोग समझते हैं, जिसके बारे में कुछ लोगों को पता होता है कि हाँ ये तो पता है इसका मतलब क्या होता है। तो लेवियाथन बेसिकली वर्ड उन्होंने यूज किया स्टेट के लिए। उन्होंने कहा किसी भी कंडीशन में अगर स्टेट हो गई वीक तो लाइफ प्रिजर्व नहीं रह पाएगी। तो उनकी लेवियाथन बुक में वो कह रहे हैं स्टेट
should be supreme, state should be sovereign. हॉब्स वो पहले थिंकर हैं जिन्होंने एक डिटेल्ड अकाउंट दिया, मतलब डिटेल्ड थ्योरी दी, why we need sovereignty and what it means to be called sovereign, supreme authority. लेवियाथन में किस तरह की स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं वो? मोनार्की, राजा का राज, मॉन मतलब वन, आर्की मीन्स रूल, एक का राज। उनको लगता है डेमोक्रेसी इज टू कंफ्यूजिंग, टू अनप्रेडिक्टेबल, एंड जहां पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी वहां पर क्राइसिस आ सकता है कभी भी। लेकिन मोनार्की में कम से कम फायदा यह है कि यू नो हाउ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंटिन्यू, हाउ हेड ऑफ द स्टेट इज गोइंग टू ट्रांजिशन विद इन द फैमिली। क्योंकि मुद्दा यह है कि वो लॉ एंड ऑर्डर आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, पीस एंड प्रोग्रेस आ जाए, तो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे। बट ही वाज अ मॉडर्न, जैसे मोनार्की मिडिवल टाइम में भी थी, एंशिएंट टाइम में भी थी, बट यहां पर मोनार्की अपनी अथॉरिटी को डिराइव कर रही थी डिवाइन राइट्स थ्योरी से, कि ईश्वर ने इन्हें बनाया है, राजा साहब को या जो भी क्राउन पे है, चाहे क्वीन है, तो किंग और क्वीन दे आर डिराइविंग अथॉरिटी फ्रॉम गॉड, एंड दैट इज व्हाई कॉमन पीपल हैव वेरी less scope to question if exploitation is being done by the king. फिर हॉब्स आप किस बात के मॉडर्न थिंकर हुए भाई, अगर आप मोनार्की की बात कर रहे हो? ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, है ना? देखो कैसे मॉडर्न हुए। इन्होंने कहा ठीक है, क्राउन तो है, जो स्टेट है, यहाँ पर स्टेट की पावर ड्रॉ हो रही थी डिवाइन राइट से, कि स्टेट गॉड ने बनाई थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने चेंज कर दिया, यहाँ पर ला दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा थ्योरी ऑफ स्टेट में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये मान लीजिए कि जो लोग हैं उन्होंने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा किसी समय पर शुरुआत में, जहां से स्टेट बनी होगी, तो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट से लोगों ने स्टेट बनाई होगी कि चलो यार स्टेट बना लेते हैं, एक कोई राजा बना देते हैं, जिससे कि कम से कम एक स्टेबिलिटी हमारे यहाँ पर रहेगी, ऑर्डर रहेगा। तो यहाँ लोगों ने बनाया है, तो यानी कि सोर्स ऑफ पावर ऑफ स्टेट यहाँ पर डिवाइन है, गॉड है, और यहाँ पर क्या है, लोग हैं, पीपल है। और आपको नहीं लगता ये आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, वी द पीपल, है ना, गिव आवरसेल्फ, तो हम ही तो सोर्स ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इस आइडिया का जेनेसिस कहां से हो रहा है? हॉब्स से हो रहा है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? अब किस वे में है वो भी पता लगेगा। फिर कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है, उन्होंने कहा कि देखो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, देयर कैन नॉट बी टू स्वर्ड्स, वी नीड ओनली वन स्वर्ड। यानी कि उन्होंने भी उसी प्रॉब्लम को देखा था जो प्रॉब्लम मैकियावेली ने देखी थी, चर्च का दखल इन स्टेट। ये प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ये सारी जो डिबेट है ये कहां से आ रही थी? चर्च से आ रही थी। अगर चर्च के खिलाफ चला जाए किंग, तो चर्च कह देता ठीक है हम बॉयकॉट करते हैं तुम्हारा, और बॉयकॉट करते हैं तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी कि किंग को भी दबाव में रहना पड़ता था, चर्च के इन्फ्लुएंस में रहना पड़ता था। तो किस बात की सॉवरेनिटी हुई? क्योंकि सॉवरेनिटी का तो मतलब है कि इस टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में केवल स्टेट ही है जो लॉ बना सकती है, लेकिन यहां तो चर्च भी दखल दे रही है। तो इनका जो आइडिया है वो कह रहा है कि देखिए कैसे कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। मैकियावेली में आपने कहा कि चर्च और स्टेट में सेपरेशन होना चाहिए, कि चर्च यू शुड बी कंटिन्यूइंग इन प्राइवेट स्फीयर एंड स्टेट इज गोइंग टू फोकस ऑन पब्लिक स्फीयर। लेकिन हॉब्स देखिए क्या कह रहे हैं, हॉब्स कह रहे हैं स्टेट है सुप्रीम, ठीक, और चर्च है यहां। आप खुद सोचिए
मैकियावेली ने सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन की बात कर दी थी, सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन की। उसके बाद मैकियावेली की बुक को बैन किया गया था, मैकियावेली को शैतान बताया गया था। आपको नहीं लग रहा है हॉब्स ने तो और ज्यादा हीरोगिरी वाली बात कर दी है? मतलब हॉब्स इज लाइक यार स्टेट ऊपर है, चर्च नीचे है। मतलब इवन रिलीजन क्या कर रहा है, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है इस एरिया के लोगों को, उसमें स्टेट का से होना चाहिए। ऑल्दो चर्च वो प्राइवेट स्फीयर में रहेगा, लेकिन स्टेट का दखल हो सकता है। तो मुझे बताइए ऐसे में इस कंट्रोवर्सी में चर्च ने क्या किया होगा हॉब्स के साथ? सीधी बात, इन्होंने कहा ये हॉब्स की बुक को बैन कर दिया, हॉब्स की बुक जलाई गई। हॉब को कहा कि यू आर टेडपोल ऑफ पॉइजन, यानी कि जो पॉइजन के टेडपोल होते हैं, मतलब जहरीले हो तुम, टेडपोल हो तुम। तो बेसिकली चर्च ने इनका बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन देखो इनके जो आइडियाज थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इस आइडिया को रिजेक्ट कर रहा था चर्च। चर्च कहता कैसी बात कर रहे हो तुम, अरे गॉड से डराइव होती है अथॉरिटी ऑफ स्टेट, तुम ईश्वर को नकारने की काम कर रहे हो यहाँ पर। ऐसा कैसे हो सकता है कोई स्टेट गॉड के बियॉन्ड हो? लेकिन हॉब्स ने कहा होगा तो यही तरीका होगा सही। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम ये मान लेते हैं, लॉजिक समझिए कि ऐसा क्यों कह रहे थे हॉब्स। क्योंकि हॉब्स ने देखा डिवाइन राइट्स थ्योरी के नाम पर ना मोनार्की कई बार मिसयूज करती है पावर का। लोगों की जो लाइफ है उसकी कोई वैल्यू नहीं करती। लेकिन अगर लोगों की लाइफ की वैल्यू नहीं हुई और लोग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लोगों ने बना ली कि यार आवर लाइफ इज नॉट हैविंग एनी वर्थ इन द आइज ऑफ दिस किंग, तो पीपल विल डेवलप द सेंटिमेंट ऑफ एंटी रॉयलिस्ट्स, जो हुआ था ऑलरेडी। अब ऐसा रिपीट ना हो, इसी वजह से हॉब्स ने कहा अब ऐसा नहीं होगा। अगर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बिलीव करें, बता दें कि जो किंग है अल्टीमेटली वो भी लोगों के लिए अकाउंटेबल है। A preservation of life of people is the job of king. That is job of king. तो कम से कम एक एलिमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एलिमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कि नहीं आएगा? दैट वाज द आइडिया ऑफ हॉब्स, राइट? हॉब्स की मेथोडोलॉजी क्या है भाई? हॉब्स कहते हैं मैं साइंटिफिक हूं, और ध्यान देना अब मॉडर्न टाइम के हम यहां पर थिंकर्स की बात करेंगे, और लगभग हर एक थिंकर कहेगा मैं साइंटिफिक, मैं साइंटिफिक। कारण क्योंकि मॉडर्न टाइम में ट्रुथ चेंज हो जाता है, ट्रुथ का बेसिस चेंज हो जाता है। जैसे मिडिवल टाइम, एंशिएंट टाइम में ट्रुथ क्या है? गॉड। और गॉड क्या समझते हैं ये कौन बताएगा? चर्च। तो चर्च जो इंटरप्रेट करता था उसको ट्रुथ माना जाता था। लेकिन मॉडर्न टाइम का फ्यूचर क्या है? ट्रुथ इज साइंस, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, यू कैन टेल व्हाट इज ट्रुथ। ठीक है ना? क्लियर? नाउ तो अब मेथड साइंटिफिक है। कैसे साइंटिफिक? ये कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड एनालिसिस पर अपनी थ्योरी देंगे। इनका मानना है कि माय थ्योरी, माय आइडियाज आर नॉट प्लेन ideas which I have generated by sitting in some room. नहीं, my ideas are based on observation. इसका एक और एग्जांपल देता हूं, RCM, ये इनकी मेथड है। RCM का मतलब होता है रेजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड। क्या होता है रेजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड? मैं एग्जांपल देता हूं। आप में से किसी को बचपन में शौक था खिलौनों को, जो आपके टॉयज होते थे या कोई चीज होती थी, उसको तोड़कर अंदर देखने का कि काम कैसे करती है? था किसी को? क्या क्या है इसके अंदर? कितने लोगों ने अपने घर के टीवी के रिमोट को ओपन कर दिया है, करा है? इसको ओपन करके देखते हैं चिपसेट क्या है। अच्छा ये होता है ग्रीन ग्रीन रिमोट, अच्छा ये इस पे प्रेस करता है, ऐसे चलता है। किया है?
वॉचेस को खोल दिया। यस, तो वो अगर आपके पेरेंट्स से आपको डांट पड़ी है इस पर, तो आप कह सकते थे यार आप समझ नहीं रहे हो मेरे सेंटिमेंट को, आई एम अ थिंकर, आई एम यूजिंग रेजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड, क्योंकि मैं किसी भी चीज को मान नहीं लेता हूं कि बस ठीक है रिमोट काम करता है, मैं देखता हूं कैसे। तो रेजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड कहता है कि कोई भी जो फिनोमेना है, कोई भी जो फंक्शन है, यू जस्ट हैव टू ब्रेक दैट इनटू एलिमेंट्स, यानी कि आप उसके एलिमेंट्स को देखो, ब्रेक इट इनटू एलिमेंट्स। अब यहां पर ब्रेक का मतलब तोड़ना नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल याद रहे इस वजह से कहा ब्रेक इट इनटू एलिमेंट्स। जैसे कोई भी फिनोमेना है, कोई भी चीज आसपास काम कर रही है, कोई स्टेट ही काम कर रही है, तो आपने देखा कि यार स्टेट के क्या क्या एलिमेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, अच्छा क्राउन है क्या, यहाँ पर किंग है, उसके नीचे कौन सा ऑफिस है, उसके नीचे कौन सा ऑफिस है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है। सबसे पहले तो ब्रेक डाउन करो एलिमेंट्स में, कौन कौन से एलिमेंट्स है, फिर इन एलिमेंट्स का रिलेशन देखो। जैसे टीवी का रिमोट ओपन करके एलिमेंट्स देखे, फिर उनके रिलेशन देखे। अच्छा, अगर इस चिपसेट को मैं उल्टा करके रिमोट को फिक्स कर दूंगा, रिमोट नहीं चल पाएगा। वो जो रिमोट का जो बटन है, वो जो प्लास्टिक है या रबर है, वो प्रेस होना चाहिए चिपसेट पर। अच्छा ठीक है, तो यानी कि रिलेशन आपको पता लग गया हर एक एलिमेंट में। फिर इसी बेसिस पर फिर आप उस फिनोमेना को समझ चुके हो, फिर इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करो। थर्ड स्टेप, तो पहले एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करो, सेकंड इन एलिमेंट्स का रिलेशन देखो, और फिर फिनोमेना को एक्सप्लेन करो। इसको हम कहते हैं रेजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड। एक्चुअली ये साइंटिफिक थिंकर है ना हॉब्स, तो हॉब्स एक्चुअली काफी इंस्पायर्ड थे डेस्करेटिस से। डेस्क्रिट से नाम सुना आपने डेस्क्रिट का, मैथमेटिशियन। हॉब्स ज्योमेट्री, फिजिक्स, इनसे भी इंस्पायर्ड थे। इनका भी इस्तेमाल वो अपनी थ्योरी में यूज करते हैं, मतलब इंस्पिरेशन वहां से शू करते हैं फिजिक्स। जैसे एग्जांपल देता हूं, वो कहते हैं कि हर एक इंसान ना, उसके अंदर ना एटम्स है, वो एटम्स ना कह के मतलब कह रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे अंदर, और वो एटम्स मानिए, वो जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल वर्ड यूज कर रहे हैं, वो पार्टिकल ना हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। और दो ही नेचर है उनका मूवमेंट का, या तो इंक्लिनेशन या एवर्जन, या तो अट्रैक्ट होते हैं या एवर्ट होते हैं। और अट्रैक्ट एंड एवर्ट होते कैसे हैं, कहते हैं नेचर ने दो यार्डस्टिक दी हैं, नेचर ने बनाए हमको ऐसा है, प्लेजर एंड पेन। जो भी चीज आपको प्लेजर देती है, नेचुरली आप खींचे चले जाते हैं और वो काम करने लग जाते हैं। और जो भी चीज आपको पेन देती है, आप उस काम से भागते हैं। तो प्लेजर एंड पेन, दीज आर द ट्रू एट्रीब्यूट्स ऑफ अस। अब वो कैसे समझा रहे हैं इस बात को, पार्टिकल बताकर। राइट, क्या कह रहे हैं, मेथड देखिए इनका समझाने का साइंटिफिक कैसे है। ह्यूमंस ब्रेन, particles in movement of two types. One, inclination का मतलब क्या होता है, attraction और सेकंड एवर्जन समझते हैं, अरे रिपल्शन, या तो आप अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल करते हैं। राइट, और ये इंक्लिनेशन अट्रैक्शन डिपेंड किस पर करता है, प्लेजर एंड पेन। कितना सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को, कहा जिसमें प्लेजर आएगा उसके लिए ह्यूमंस अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, उस काम के पीछे भागेंगे। इसमें लोगों का दोष नहीं है, नेचर ने ऐसा बनाया है, क्या ही करें। और जिसमें पेन होगा उसमें एवर्जन होगा, उससे दूर भागेंगे, वो काम करेंगे नहीं।
राइट। अब वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, मतलब चलो अट्रैक्शन है, पेन है, बट पॉइंट इज कि तो इंसान के अंदर क्या रीजन नहीं है? तो हॉब्स कह रहे हैं देखो रीजन भी है, लॉजिक भी है। रीजन मतलब लॉजिक, इंसान लॉजिकल है, लेकिन साथ में एपेटाइट भी है। एपेटाइट समझते हो ना, लस्ट। वो कहते हैं दोनों है, दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रीजन इज नॉट एनफ टू कंट्रोल द एपेटाइट, ये कह रहे हैं हॉब्स। यानी कि लस्ट और जो एपेटाइट है, जो भूख है प्लेजर की, वो ज्यादा है रीजन से। तो अल्टीमेट रिजल्ट यही होना है कि एक मोमेंट कभी ना कभी ऐसा होगा जिसमें इंसान रीजन को साइड कर देगा, लॉजिक सोचेगा ही नहीं, प्लेजर प्लेजर प्लेजर। आपको नहीं लगता ऐसा आपके साथ काफी बार होता है? आपको पता होता है कि आपको पढ़ना चाहिए, क्लास करनी चाहिए, या रिवीजन करना चाहिए, टास्क पेंडिंग है, लेकिन कोई ना कोई मोमेंट ऐसा आता है कि आप सोचते हो टास्क पेंडिंग है, ये लॉजिक है। लेकिन हॉब्स कह रहे हैं लॉजिक उसको पता है, लेकिन एपेटाइट जो है वो हावी है, और जिसकी वजह से वो लॉजिक वॉजिक छोड़ ही देता है साइड में, छोड़ो, और आगे बढ़ जाता है। यही होता है, यस और नो? तो ऐसा लग रहा है कि यार हॉब्स जो हैं वो साइंटिफिक थिंकर तो हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन तो साइंटिफिक देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कुलदीप आनंद, राइट। ये इनके 3 वर्क हैं, लेवियाथन, बेमॉथ, डेकाइव। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और हमारे लिए जो रिलेवेंट है वो लेवियाथन है पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि इसी में ही स्टेट सॉवरेनिटी, राइट्स एटसेट्रा, ये सब जो थ्योरीज आप पढ़ेंगे वो लेवियाथन से ही इंस्पायर्ड है, राइट। इसमें इंग्लिश सिविल वॉर्स की हिस्ट्री है, और इसमें मोनार्की पर स्पेसिफिकली फोकस है। तो कॉम्प्रहेंसिव जो आइडिया है लेवियाथन का, जो हॉब्स का, वो इस बुक लेवियाथन से मिलता है, राइट। तो जरा देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं वो, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन हॉब्स आइडिया ऑफ social contract, 10 marks, 150 words. Explain Hobbes idea of social contract. Hobbes का idea of social contract क्या है, इसको explain करना है, 10 mark 150 words, ठीक। तो एक ट्रिक बताता हूं आपको, पूरे पॉलिटिकल साइंस में जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये ट्रिक ध्यान से समझ लो आप, हमेशा आंसर में यही करना है, 3 स्टेप में आपको आंसर लिखना है। यही सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, जैसे हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछ लिया, यूपीएससी लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछ लेगी, जेएस मिल के आइडियाज ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछ लेगी, रूसू का आइडिया ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछ लेगी। हमेशा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का जो कंटेंट है वो तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे हम लॉक को पढ़ेंगे तो हम कंपैरिजन भी कर लेंगे हॉब्स के साथ, मिल पे जाएंगे कंपैरिजन कर लेंगे, वो तो हमारा और ज्यादा क्लियर होता ही रहेगा अलग अलग थिंकर का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया क्या है और वो कैसे बना है, 3 ही स्टेप हैं। तो नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब क्या है, हमेशा इस आइडिया का इस्तेमाल होगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट ओरिजिनेट कैसे हुई थी, इसी के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी यूज की जाती है। ये क्या कहती है, कहती है पीपल, यानी कि लोग
इन्होंने मिलकर स्टेट को बनाया था। ये बेसिक सी बात है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज वी द पीपल, है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के 3 स्टेप्स। पहला, तुरंत आपको देखना है कि यार उस वाले थिंकर का ह्यूमन नेचर पर क्या पर्सपेक्टिव है, उसके हिसाब से ह्यूमन नेचर कैसा है। जैसा हॉब्स के हिसाब से ह्यूमन नेचर है, जरूरी नहीं है कि लॉक के हिसाब से भी ह्यूमन नेचर वैसा ही हो, या फिर मिल के हिसाब से भी ह्यूमन नेचर वैसा ही हो, है ना, अलग अलग हो सकता है। सेकंड, स्टेट ऑफ नेचर कैसी है। अब ये क्या है स्टेट ऑफ नेचर? स्टेट ऑफ नेचर वो स्टेज है जब स्टेट नहीं थी। अगर ये पेन अभी है तो कभी ना कभी क्रिएट हुआ होगा, है ना। तो जिस टाइम पर ये क्रिएट हुआ तो उससे पहले का भी एक टाइम होगा जब ये पेन था ही नहीं, ऐसे पेन होते ही नहीं थे, है ना। तो ऐसी स्टेट अगर आज है तो एक वो भी टाइम होगा जब स्टेट नहीं होगी, जब हम इंसान बस बिना स्टेट के रहते होंगे। तो स्टेट ऑफ नेचर, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा उस समय पर जिसकी वजह से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसकी वजह से स्टेट को बनाया था। और तीसरा पॉइंट होता है कॉन्ट्रैक्ट, कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट क्या बना था, इसका कंटेंट क्या था भाई, ये बता दो, क्या लिखा था उस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो तीनों स्टेप्स जरा देखते हैं, ठीक है, ह्यूमन नेचर के हिसाब से क्या कह रही हैं। हॉब्स ऑन ह्यूमन नेचर, क्या लगता है ह्यूमन नेचर कैसा है, बताइए। हॉब्स का मानना है कि ह्यूमन बाय नेचर आर मेटेरियलिस्ट। मेटेरियलिस्ट समझते हो, यानी कि उन्हें लाइफ में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की परवाह है वो है मैटर की, क्योंकि मैटर से क्या आता है, प्लेजर, प्लेजर। और ये जो प्लेजर है यही उनके लाइफ के डिसीजंस को ड्राइव करता है। वो ऑलरेडी बता चुके हैं इससे पहले वाले डिस्कशन में, अभी मैंने बताया था आपको कि जो एपेटाइट है ये इनकी लाइफ को ड्राइव करती है। एपेटाइट ज्यादा है रीजन से, और इसी वजह से आप हमारे देश में, दुनिया में जगह जगह क्राइम देखते हैं, चोरी देखते हैं, करप्शन देखते हैं। करप्शन होता है कि नहीं होता? होता है। आप आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, अब आईपीएस ऑफिसर होने के नाते आपके पास कोई केस आया, किसी का कोई झगड़ा हो रहा था, तो जिसके बीच में झगड़ा था उन्होंने कहा कि सर बस अब क्या कोर्ट कचहरी जाएंगे, आप सर इसको बीच को बस मैटर को सॉल्व करा दीजिए। और क्योंकि आप मैटर को सॉल्व करा रहे हैं तो कोर्ट कचहरी में भी तो सर देखो अब कितना पैसा लग जाएगा, तो आपको ही सर दे देंगे। तो ऐसे में जो आपकी ड्यूटी आपको वो करनी चाहिए थी, लेकिन आपने सोचा अच्छा ये भी टेक्निक होती है, आपने और लोगों को भी फर्जी केस में फंसाना शुरू कर दिया, जिससे वो भी अपने केस से अपना नाम हटवाने के लिए आपके पास आए और कहें कि सर कुछ तो कर दीजिए, सर जान पर आ पड़िए सर, किसी तरीके से आपके तो सर एक साइन से हो जाएगा, एक कॉल से हो जाएगा, हमारी जिंदगी लग जाएगी, तो हमारी जिंदगी का इतना समय चला जाएगा, कुछ कमा नहीं पाएंगे, चैलेंजेस हैं लाइफ में। तो ये कुछ श्रद्धा से हम आपके किसी ऑफिसर को दे देंगे, नीचे वाले को। ये सब क्या है जो आप कर रहे हो? करप्शन। और करप्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि रीजन से ऊपर क्या हो गया है, इंसानियत, लॉजिक, उससे ऊपर क्या हो गया आपके अंदर, एपेटाइट, भूख पैसे की। और क्यों चाहिए आपको इतना पैसा? प्लेजर, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यही चाहिए, इसी वजह से चाहिए। तो मैटेरियल प्लेजर, मैटेरियल वेल्थ क्यों चाहिए? क्योंकि मेटल वेल्थ से एक तो प्लेजर आता है, प्लस उस मेटल वेल्थ को एक्यूमुलेट करते हैं, जो हम इकट्ठा करते हैं, तो एक्यूमुलेट इसलिए करना चाहते हैं जिससे कि फ्यूचर में प्लेजर को सिक्योर कर सकें। ये बात समझ में आई आपको? भाई जब तक है पोजीशन पर तब तक तो है प्लेजर, लेकिन पैसा तो इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं ना कि जब नहीं होंगे पोजीशन पर
तो तब भी चलता रहेगा प्लेजर, क्योंकि तब क्या रहेगा, फ्यूचर के लिए हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा, है ना। तो एक तरीके से फ्यूचर में भी प्लेजर को सिक्योर करने के लिए एक्यूमुलेशन करते हैं लोग, ये ह्यूमन नेचर है। अच्छा, कब स्टॉप होगा ये, क्या कहते हो, व्हेन इट इज गोइंग टू स्टॉप? कब स्टॉप होगा? कुछ जिंदगी में सीख मिलती है, चैलेंज मिलता है, तब स्टॉप होता है? क्या लगता है आपको, कब ये प्लेजर सीकिंग बिहेवियर इंसान का सबसाइड हो जाता है और वो रीजन को प्रोमिनेंट मानने लगता है? क्या लगता है, कोई हादसा? तो देखो, हॉब्स कहते हैं एक ही टाइम आएगा, कोई हादसा हो जाए, कुछ टाइम के लिए इंसान शांत बैठता है, फिर उसी प्लेजर में लग जाता है। आंसर है डेथ। केवल डेथ पे रुकेगा इंसान, नहीं तो तब तक उसमें प्लेजर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हॉब्स कह रहे हैं, डेथ इज द ओनली स्टॉपिंग पॉइंट, दैट्स इट, राइट। अंकेश कह रहे हैं जब घर पर ईडी की रेड पड़ जाए तब भी नहीं रुकते लोग भाई। ईडी की रेड पड़ी है, फिर चलो केस वगैरह से जैसे तैसे निकल गए, जैसे तैसे निकल गए हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट हो गए हैं, राइट। खैर, तो ह्यूमन नेचर में एक तो मेटलिस्ट है, इंडिविजुअलिस्ट, यानी कि ह्यूमन के लिए हमेशा सेल्फ पहले है सोसाइटी से, सेल्फ बिफोर सोसाइटी। ये बात ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। सेल्फ बिफोर सोसाइटी, एपेटाइट बिफोर रीजन, ये ह्यूमन नेचर में दिखता है। और अगर सेल्फ बिफोर सोसाइटी होगा, अगर ह्यूमन नेचर ऐसा है, तो आपको नहीं लगता कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे? कॉन्फ्लिक्ट होंगे भाई, राइट। तो ऐसा लगता है कि यार ह्यूमन नेचर पर इनके व्यूज कुछ ना कुछ मैकियावेली से तो मैच कर रहे हैं। मैकियावेली भी ऐसा ही कुछ कह रहे थे, सेल्फिश है इंसान, ये भी ऐसा ही कह रहे हैं, राइट। मैकियावेली भी कह रहे थे कुछ कर नहीं सकते, मतलब ऐसा ही उनका नेचर है, नेचर ने ऐसा बनाया, नो सिन देयर। और इसी चीज को उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि भाई नेचर ने प्लेजर पेन के 2 यार्डस्टिक में रखा है, क्या ही करें, वो तो पार्टिकल मूवमेंट ही प्लेजर की तरफ करते हैं, तुम क्या कर सकते हो इसमें, है कि नहीं? वो तो ये कह रहे हैं। चलो, ह्यूमन नेचर ऐसा है, समझ में आता है। अब इसकी वजह से स्टेट ऑफ नेचर कैसी होगी? स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है वो टाइम, वो वाला टाइम जिस टाइम पर स्टेट नहीं थी। नहीं पता कैसी होगी, बताइए। यस, हॉब्स इज अ रियलिस्ट। कैसी होगी बताइए स्टेट ऑफ नेचर? एनार्की। एनार्की तो है ही, क्यों? नो स्टेट इज देयर, ये तो है ही। एनार्की, नो स्टेट इज देयर, ये तो बात है ही। यहां पर होगा कैओस, यहां पर होगा वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ये स्टेटमेंट है हॉब्स की। स्टेट ऑफ नेचर कैसी होगी? वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ये बात समझ में आती है आपको? वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, हर कोई दूसरे से लड़ रहा है, हर कोई दूसरे से लड़ रहा है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। लाइफ क्या होगी? शॉर्ट। आज क्लास में आप बैठे हो, लेकिन सोचो अगर स्टेट ऑफ नेचर आ जाए अगले 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो लाइफ क्या हो सकती है? शॉर्ट हो सकती है, ब्रूटिश, भयानक हो जाएगी, नेस्टी हो जाएगी,
ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं आप लोग, नेस्टी। अच्छा मुझे बताइए, ऐसी स्टेट ऑफ नेचर में जहां शॉर्ट है, ब्रिटिश है, नेस्टी है, मतलब वायलेंस है, वायलेंस ही वायलेंस है, क्योस है ना, तो क्या ऐसे में आर्ट, लिटरेचर, प्रोग्रेस ये हो पाएगी क्या? बताइए, यस और नो, क्या लगता है? नेस्टी मीन्स जो भी आप गलत सोच सकते हो वो गलत हो सकता है वहां पर, क्योंकि कोई सोसाइटी नहीं है, कोई सोशल ऑर्डर नहीं है, कोई किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, राइट? भाई आर्ट लिटरेचर का टाइम मिल रहा है आपको, जब आपको यही नहीं पता कल आप बचोगे कि नहीं बचोगे, राइट? यस, तो आर्ट लिटरेचर वगैरह में कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा कि हॉब्स की जो स्टेट ऑफ नेचर है, इट इज प्री सोशल, प्री पॉलिटिकल। इन दो वर्ड्स को हमें कोट करना ही करना है, प्री सोशल, प्री पॉलिटिकल। इसका मतलब क्या होता है? कहां लिखें इसको, प्री सोशल प्री पॉलिटिकल को? चलो यहां लिख लेते हैं, केओस को यहां रख देते हैं। प्री सोशल प्री पॉलिटिकल, प्री सोशल का मतलब है कोई सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी उस समय पर, नो सोसाइटी एग्जिस्टिंग इस टाइम पर जब स्टेट ऑफ नेचर है, सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसका मतलब क्या है? क्या इंटरडिपेंडेंस है लोगों में? अरे सोसाइटी का मतलब ही होता है कि आप एक दूसरे पर निर्भर हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो कुछ ग्राउंड रूल आपने बना रखे हैं सही और गलत के। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि यार स्टेट ऑफ नेचर तो प्री सोशल है, तो यानी कि सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती, सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती तो यानी कि इंटरडिपेंडेंस अमंग पीपल ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि सोशल इंटरेक्शंस के कोई ग्राउंड रूल नहीं है, नो रूल। कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी कोई भी कुछ कर सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं। यह है इनके हिसाब से प्री सोशल का मतलब। बात समझ में आई आपको? क्योंकि सोसाइटी का मतलब ही होता है, क्योंकि आप में से कई लोग समझेंगे नहीं तो अच्छा सर, यानी कि सर जो ट्राइबल कम्युनिटी है किसी अमेजन के फॉरेस्ट में रहती है, तो सर हम उसको बोल देंगे सर वो स्टेट ऑफ नेचर में रह रही है हॉब्स के। कैसे बोल दोगे भाई तुम? अगर वो ट्राइबल कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी आपने वर्ड यूज कर दिया, तो यानी कि देयर इज अ सोसाइटी, राइट? दैट इज अ ट्राइबल सोसाइटी, दे हैव इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे में काम उन्होंने बांटे हुए हैं, रिलेशन है उनके आपस में, कुछ ग्राउंड रूल्स हैं इंटरेक्शंस के, किसको क्या करना है सही और गलत के, कुछ कुछ यू कैन से क्राइटेरिया बने हुए हैं उस ट्राइबल कम्युनिटी में, तो आप उसको स्टेट ऑफ नेचर कैसे कह सकते हो, राइट? उनकी खुद की सोसाइटी है। प्री सोशल, प्री पॉलिटिकल। प्री पॉलिटिकल का मतलब क्या है? नो स्टेट एग्जिस्टिंग देयर, कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती वहां पर, ठीक है? इस वजह से वर्ड क्या है? प्री पॉलिटिकल। हाँ जी, क्लियर है बात? एक स्टूडेंट, अच्छा सोनाक्षी ने कहा है सर स्टेट ऑफ नेचर यानी कि जैसे मोगली, किसी ने देखा है मोगली वाला कार्टून? मुझे बताइए, मोगली कार्टून अगर बचपन में आपने देखा तो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, शेर है, भालू है, अलग और कैरेक्टर्स हैं, तो क्या आप मोगली और उनके आपस के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करते हो, आप कह सकते हैं कि ये स्टेट ऑफ नेचर है? यस, बगीरा नहीं कह सकते भाई, क्योंकि वहां पर भी एक सोशल इंटरेक्शन है, ग्राउंड रूल है सही और गलत के। मैं उससे भी पुरानी बात पर आपको ले जा रहा हूं जिसको मैं स्टेट ऑफ नेचर यहां पर कह रहा हूं, दे आर इंटरडिपेंडेंट। वहां तो एक
एक सिस्टम था मोगली वाले स्टोरी में। तो प्री पॉलिटिकल का मतलब है कि जहां पर कोई स्टेट नहीं है, यानी कि नो सेंट्रल अथॉरिटी। जैसे कि कोई एक लॉ मेकिंग की अथॉरिटी होती है, एग्जीक्यूट करने की अथॉरिटी होती है, फिर एडजुडिकेट करने की अथॉरिटी होती है, जिसको हम जुडिशरी कहते हैं। ऐसा कुछ वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता था स्टेट ऑफ नेचर में। हम उस समय की बात कर रहे हैं। बता दूं आपको, ये हॉब्स जो स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ये एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस समझते हो? ये एक अजम्पशन है, नॉट हिस्टोरिकल एविडेंस बेस्ड थियरी। कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं दे रहे उसमें। वो कह रहे हैं, सिंपल एजम्पशन कर रहे हैं कि भाई अगर ये स्टेट आज एग्जिस्ट करती है, सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, तो एक समय वो भी तो होगा जब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उस समय की बात कर रहे हैं, शुरुआत की बात कर रहे हैं। ठीक है। नमिता राणा पूछ रहे हैं, सब प्री सोशल में कौन सा टाइम आएगा? हम उसी समय की बात कर रहे हैं जब अर्ली मैन होंगे और बस उनको यही सेंस होगी कि भूख लगी तो खाना खा लो, सो जाओ और किसी के साथ कुछ भी कर दो, जैसी आपको सेंस लगे प्लेजर और पेन की, बस इस हिसाब से चल रहे हो। उसको हम कह रहे हैं। कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। तभी तो मैंने क्या कहा, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस बेसिस थियरी नहीं है, क्योंकि दैट इज assumption, राइट। ये है इनके हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर। तो मैंने क्या कहा था आपको, क्या 3 स्टेजेस होती हैं। ह्यूमन नेचर कैसी है, स्टेट ऑफ नेचर क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, राइट। तो ह्यूमन नेचर हमें पता लग गया, सेल्फिश है, ब्रूटिश है, एपेटाइट प्लेजर को प्रेफर करता है, मेटलिस्ट है। और ऐसे ही लोग अगर स्टेट ऑफ नेचर में हमने रख दिए, तो अब बताओ क्या होगा स्टेट ऑफ नेचर में? फिर तो भाई सब यही होगा, शॉर्ट, ब्रूटिश, वायलेंस, नेस्टी, कैओस, यही होगा, है ना। स्टेट ऑफ नेचर है कैसी? प्री सोशल, प्री पॉलिटिकल, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, आर्ट लिटरेचर की कोई प्रोग्रेस ऐसा नहीं हो पाएगी वहां पर। तो अब स्टेट ऑफ नेचर में मुझे बताइए, क्या कोई लाइफ सिक्योर थी आपकी? क्या लाइफ स्टेट ऑफ नेचर में कोई सिक्योर है आपकी? आंसर इज नो। एंड दिस वाज द रीजन दैट पीपल मस्ट हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि ये सिचुएशन थी, इस वजह से लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा। कैसे? वो कहते हैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अब एक सोशल यू कैन से कॉन्शियसनेस डेवलप हुई होगी कि हाँ हम सब सोसाइटी हैं, देयर शुड बी सम ग्राउंड रूल्स। उसी के बेसिस पर स्टेट बना होगा। तो यानी कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी एरिया में जो लोग रहते हैं, जब उन्होंने देखा है लाइफ तो शॉर्ट, ब्रूटिश है, हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, वायलेंस होता है, कोई गारंटी नहीं है जिंदगी की, तो जिंदगी को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस बेसिस पर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट से उन्होंने स्टेट को स्टैब्लिश किया होगा। और अभी तक जो उनके खुद के राइट्स थे, हॉब्स कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो। जैसे लॉ है, तो कोई लॉ मेकिंग नहीं हो रही है वहां पर स्टेट ऑफ नेचर में। तो स्टेट ऑफ नेचर में किस चीज को आप सही मानोगे वो आपकी मन की मर्जी है, राइट। कोई कंट्रोल नहीं है। जो आप करना चाहते हो, जिसको आप अपने लिए राइट मानते हो, अपना अधिकार मानते हो, आप सब कर रहे थे। लेकिन जब आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो यू गेव अप दीज राइट्स ऑफ एब्सोल्यूट नेचर कि आप कुछ भी कर सकते हो। पहले तो कोई अथॉरिटी नहीं थी ना आपके ऊपर। यू गेव अप दीज राइट्स टू स्टेट। बस एक राइट आपने लिया इनसे, स्टेट से। स्टेट से आपने क्या कहा कि देखो यहाँ पर ये काम नहीं हो पाता था, ये काम हम तुम्हें दे रहे हैं, स्टेट तुम ही लॉ बनाओ, मेकिंग
तो अब तुम जो लॉ कहोगे हम उसको फॉलो करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे। तुम ही एग्जीक्यूट कराओ और तुम ही एडजुडिकेट कराओ। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो रिजॉल्व कराओ, राइट। यहां पर स्टेट को केवल एक चीज इंश्योर करनी है, ओनली वन। वो पता क्या है? वो है राइट टू लाइफ। यानी कि इंडिविजुअल्स का राइट टू लाइफ नहीं जाना चाहिए। राइट टू लाइफ नीड टू बी प्रिजर्व्ड, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। हॉब्स अपनी थ्योरी में केवल एक ही ऐसा स्कोप दे रहे हैं जहां पर उन्होंने इंडिविजुअल को ये पावर दी है कि यस यू कैन राइज अप अगेंस्ट स्टेट इफ इन आर्बिट्ररी मैनर स्टेट्स ट्राई टू टेक योर लाइफ। अगर आर्बिट्ररी मैनर में स्टेट तुम्हारी जिंदगी छीनने की कोशिश करे तो उसमें तुम्हारे पास हक है कि तुम खड़े हो जाओ स्टेट के खिलाफ, नहीं तो और किसी केस में नहीं। बाकी सभी आपने राइट्स गिव अप कर दिए, जो भी तुम फ्रीडम थी तुम्हारी गिव अप कर दी तुमने। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जब लाइफ सिक्योर रहेगी तभी तो सब कुछ सिक्योर रहेगा। तो लाइफ तो पहली चीज है। जो इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हॉब्स का, इसमें कॉन्ट्रैक्ट के आउटकम पे जो स्टेट बन रही है वो सपोर्ट कर रहे हैं एक तो मोनार्की फॉर्म को, दूसरा वो सपोर्ट कर रहे हैं इसके एब्सोल्यूट नेचर को, एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड्स ऑफ स्टेट। एब्सोल्यूट पावर, स्टेट कुछ भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि स्टेट को अल्टीमेटली क्या लाना है? ऑर्डर, ऑर्डर स्टेब्लिश करके रखना है। तो इस वजह से स्टेट कुछ भी कर सकती है, एब्सोल्यूट पावर स्टेट के पास। इसी वजह से कहा जाता है कि यार हॉब्स आप तो एब्सोल्यूटिस्ट हैं। हॉब्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? हॉब्स इसलिए कह रहे हैं, हॉब्स का मानना है कि यार मैंने सिविल वॉर वाली सिचुएशन देखी थी, ये क्राइसिस वाली सिचुएशन देखी थी, और इस सिचुएशन में केवल एक ही चीज याद आती है कि ऑर्डर तभी आ सकता है जब कंप्लीट अथॉरिटी स्टेट के पास हो, चर्च का भी कोई दखल ना हो, इंडिविजुअल का कोई दखल ना हो, केवल स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर, राइट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैकियावेली में प्रिंस के पास एब्सोल्यूट पावर थी प्रिंस वाली बुक में, तो ऐसे ही यहाँ पर हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर तरीका अलग है, लॉजिक इन्होंने दिया है, थियरी दी है। क्योंकि मैकियावेली ने प्रोमिनेंट आइडियाज दिए थे, लेकिन यहाँ पर एक डेडिकेटेड थियरी है कि देखो ह्यूमन नेचर ऐसा है, इस वजह से स्टेट ऑफ नेचर में कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे, और कॉन्फ्लिक्ट हुए होंगे तो उस वजह से स्टेट बनी होगी, और स्टेट इसलिए बनाई होगी। तो एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड्स ऑफ स्टेट। अंकेश यादव कह रहे हैं कि सर डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूटिस्ट एंड टोटलिटेरियन, एक्चुअली दीज both words are used interchangeably as well, but absolutist is being used in manner that all power is in the hands of state for positive purpose। मतलब ये इस वजह से आपने दिया है जिससे प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ ये एंश्योर किया जा सके, दैट्स व्हाई इट इज गिवन, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो टोटलिटेरियन वर्ड है वही कि सारा कंट्रोल आपने स्टेट के पास दिया, लेकिन इसको नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि आपके एक थिंकर आएंगे अभी आगे, हना अरेंट, वो वर्ड यूज करती हैं टोटलिटेरियन, जहां पर टोटल पावर का इस्तेमाल किस लिए होता है? सबजुगेशन ऑफ पीपल। लोगों को आइडेंटिटी नहीं मास माना जाता है, मतलब लोगों की आइडेंटिटीज को फ्यूज कर दिया जाता है कि आपकी अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है, पहचान ही नहीं है, यू आर जस्ट अ नंबर। मास को माना जाता है कि मास मैटर करता है। लेकिन हॉब्स ऑल्दो एब्सोल्यूट पावर की बात कर रहे हैं, लेकिन हॉब्स को फिर भी हम इंडिविजुअलिस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हॉब्स कह रहे हैं यार ह्यूमन नेचर ऐसा ही है,
और हॉब्स कह रहे हैं कि हर एक इंसान को राइट टू लाइफ है। स्टेट को चाहे एब्सोल्यूट पावर दे दी, लेकिन प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ के लिए स्टेट आर्बिट्रीली काम नहीं कर सकता। मन मर्जी से, इरेशनल तरीके से, आर्बिट्री तरीके से आप किसी की जिंदगी नहीं छीन सकते। लेकिन जो टोटलिटेरियन रेजिम है, जैसे कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में माओ के अंडर, जैसे किम जोंग उन के अंडर, या फिर स्टालिन के अंडर, जहां पर लोगों की राइट टू लाइफ छोड़ो, लोगों पर तो केवल ड्यूटीज लगाई जाती थी, और जब स्टेट को लगा खत्म कर दिया लोगों को, राइट। तो एबोलिशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वो टोटलिटेरियन रेजिम में वर्ड यूज किया जाता है। एब्सोल्यूटिस्ट जब हॉब्स यूज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट पावर की बात कर रहे हैं, बट विद दिस राइडर दैट दिस इंडिविजुअल राइट टू लाइफ नीड टू बी प्रोटेक्टेड। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, अभी तक किसी भी थिंकर में आपने इंडिविजुअल राइट का आइडिया नहीं जाना था, अभी तक जो हमने पढ़ा है डब्ल्यूपीटी, लेकिन यहां पर इंडिविजुअल राइट्स का स्कोप आया, इंडिविजुअल राइट का स्कोप आया, राइट टू लाइफ। आपको नहीं लगता कि हाँ यार ये तो मॉडर्न आइडिया, और लग रहा है कि हाँ हॉब्स एक मॉडर्न थिंकर हैं, अब मॉडर्निटी की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में आपके पास कितने सारे इंडिविजुअल राइट हैं, इंडिविजुअल यानी कि आपके अपने पर्सनल राइट हैं। एज एन इंडिविजुअल यू कैन क्लेम दीज राइट्स। क्लियर है बात? तो अगर यहां तक हो गई है बात क्लियर, मेंशन अल्ट्रा क्लियर। क्लियर है? ठीक है, आज आपको एक टास्क देता हूं, क्योंकि आज एनार्की का मतलब होता है जहां पर स्टेट ना हो। अंशिक अग्रवाल, स्टेट का ना होना एनार्की होता है। आर्की मीन्स रूल, एन रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई स्टेट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने अनिरुद्ध। ठीक है, तो आज इस क्लास को हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा, कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले तो आई वाज हैविंग सर्टेन प्लान्स, तो क्लास कैंसिल का था, लेकिन मैंने सोचा पहले हॉप्स का बेस एटलीस्ट बना दिया जाए, कुछ टाइम तो है अपने पास। तो टास्क ये है आपका कि एक बार जो क्रक्स आपको मिला हुआ है उसको आज गो थ्रू कर लीजिएगा, कल हम हॉप्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? अच्छा, आप कोई डाउट है तो प्लीज आप। सृष्टि कह रही है कि मतलब इसका मतलब है कि हॉब्स कह रहे हैं कि स्टेट किसी की लाइफ नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि लाइफ नहीं ले सकता, मैंने कहा है कि प्रिजर्वेशन है, मतलब राइट टू लाइफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ नहीं ले सकता। जैसे कि आपको अभी राइट टू लाइफ मिलता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि राइट टू लाइफ मतलब लाइफ ले ही नहीं सकते? ले सकते हैं। जैसे कि स्टेट के पास फिर अथॉरिटी है ना, कि अगर किसी ने लॉ को ब्रेक किया, तो उस केस में अगर लॉ खुद कहता है कि यहां पर पनिशमेंट है, दैट योर लाइफ कैन बी टेकन, डेथ पेनल्टी है, तो वहां पर स्टेट हैज पावर टू पनिश यू। जैसे कि इंडिया में भी कैपिटल पनिशमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है? तो क्या अगर डेथ पेनल्टी है इंडिया में, तो इसका मतलब ये है कि हमारे राइट टू लाइफ एज अ फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू लाइफ एज अ फंडामेंटल राइट है। अच्छा हाँ, कल सैटरडे है, तो कल नहीं, फिर हम, हमारी क्लास जो है मंडे को है, तो मंडे को मिलेंगे। ठीक है, कल आपका पल्स आ जाएगा, नहीं परसों आएगा पल्स। तो मीनवाइल आप ये रिवाइज कर लीजिएगा क्रक्स। रिया, यस देयर इज अ ग्रुप PSR SIQ वाला, आप ड्रॉप कर दीजिए SHA SHA NK TYAGI 14 पर मैसेज अभी, जस्ट राइट नाउ,
so that just after class I can drop this message to the team and they will add you or I'll add you in the group. प्री पॉलिटिकल का मतलब होता है स्टेट जब नहीं थी उससे पहले. सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेला. सुहानी. अंकित मोदी पूछ रहे हैं सर आर पार्टी. मोस्ट वेलकम. जब आप ऑफिस में आएंगे स्टडी IQ मेरी तरफ से ट्रीट है आपके लिए. आप बता दीजिएगा कब आएंगे. अगर कहीं सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है तो एक समय पर अगर कोई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है ही नहीं वहां पर तो उस समय पर मधु हम कह सकते हैं यार ये तो स्टेज ऑफ एनार्की है. लोग कैसे रह रहे होंगे. रिता कह रही है सर एब्सोल्यूटिज्म लाइक प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया. नहीं, हम नहीं कह सकते एब्सोल्यूटिज्म क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चेक्स हैं, कंट्रोल हैं, लिमिटेशंस हैं व्हाट गवर्नमेंट कैन डू बिकॉज वी हैव हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट विच कैन रिव्यू एनी लॉ और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. तो अगर हम आज की बात कंपेयर करें जो आज हमारे यहाँ सिस्टम है इसको कंपेयर करें हॉब्स से तो हॉब्स की जो स्टेट है उसके पास बहुत ज्यादा पावर है. ठीक है. नीलेश शंकर. ओके सेकंड. ये वाला ग्रुप है PSRSIQ. और जो दूसरे वाला ग्रुप है आप मुझे बस मैसेज ड्रॉप कर दीजिए SHSHNKTYAGI14 पर तो आई विल गेट यू एडेड. ठीक है. चलिए फिर मिलते हैं आपसे. शिवशंकर दास. ठीक है, आई विल गेट इट चेक कि एरिस्टोटल का PPT वैसे टीम हैज इन्फॉर्म्ड मी दैट दे आर मर्जिंग 3 थिंग्स PPT, handwritten notes और board notes into one PDF and then they are uploading it into PPT section. तो रेगुलरली वो अपलोड किया हुआ है उन्होंने. तो एक बार प्लीज चेक कर लीजिए माई कोर्स सेक्शन. यस अभिषेक महाजन, बिल्कुल सही कहा आपने.